हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने विभवमापी के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और विभवमापी के सिद्धांत से संबंधित कुछ बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं। अब हम लेके चलते हैं विभवमापी के साथ क्या क्या सावधानी अपने को रखनी चाहिए। इन सावधानियों के लिए अपन देखें कि कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर अपने को ध्यान रखना है। जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो कौन कौन से बिंदु मुख्य रूप से ध्यान रखने, ये सावधानियाँ क्या हैं। तो सबसे पहला बिंदु अपन ये लेके चलते हैं कि प्राथमिक परिपथ में जो सेल अपने पास जुड़ा हुआ है EP, इसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में जुड़े हुए सेल E की तुलना में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी EP इज ग्रेटर देन E होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अपन यहाँ शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। यदि EP का मान ज़्यादा होगा तो फिर शून्य विक्षेप की स्थिति बिंदु A और B के मध्य प्राप्त होगी, और यदि ऐसा नहीं हो, E का मान ज़्यादा हो जाएगा EP की तुलना में, तो फिर ये जो शून्य विक्षेप है वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य में प्राप्त नहीं होगा, इसके बाहर किसी बिंदु पर प्राप्त होगा, वो अपन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी उसे विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार के ऊपर उस स्थिति को अपन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन ये कहेंगे कि EP का मान E से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अपन कह रहे हैं कि EP का जो मान है वो इस तार के ऊपर समान रूप से वितरित होता है। यानी ये मान ज़्यादा होगा तो यहाँ ये जो तार AB है, इस तार के ऊपर विभवांतर क्या होगा, समान रूप से वितरित होगा, और वो विभवांतर इस सेल की तुलना में यदि ज़्यादा होगा तो जहाँ भी अपन स्पर्श करेंगे उस स्पर्श किए हुए भाग का विभवांतर का मान है वो इस पूरे भाग की तुलना में यदि कम होगा तो अपने को शून्य विक्षेप इस तार पर प्राप्त हो जाएगा। अब यदि इसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इस तार के ऊपर उसका मान इसकी तुलना में क्या होगा, बाहर के बिंदु पर चला जाएगा, जो कि अपन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्राथमिक परिपथ में जुड़े हुए सेल का विद्युत वाहक बल ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा बिंदु अपन लेके चलते हैं कि इस परिपथ में जितने भी सेल जुड़े हुए होंगे, जैसे ये द्वितीयक परिपथ में जुड़ा हुआ है, ये प्राथमिक परिपथ में जुड़ा हुआ है, तो इन सब के धन सिरे या उच्च विभव बिंदु एक ही बिंदु पर जुड़ने चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि द्वितीय परिपथ में अपन इसको माइनस और इसको प्लस ले लें, तो ऐसी स्थिति में अपने पास विभवांतर परिवर्तित हो जाएगा। अगला बिंदु अपन लेके चलते हैं कि जो भी संतुलित लंबाई अपन मापेंगे वो उच्च विभव बिंदु A से मापेंगे, B से अपन नहीं मापते। बिंदु A है वो उच्च विभव बिंदु लेते हैं और इसी से अपन संतुलित लंबाई का मापन करेंगे। चौथा बिंदु है कि यहाँ जो विभवमापी का तार है उस विभवमापी तार का अनुप्रस्थ काट एक समान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यदि इसका मान परिवर्तित हो गया तो क्या होगा, यदि परिवर्तित होगा तो उस स्थिति में विभव प्रवणता अपन कह रहे थे तो अक्ष इज इक्वल टू I ρ अपॉन A का मान यदि परिवर्तित होगा तो अक्ष का मान परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अनुप्रस्थ काट एक समान होना चाहिए, और इसीलिए अपन कहते हैं कि जो विसर्पी कुंजी अपन लेके चलते हैं या जो कि अपन ले रहे हैं उसको इस तार के ऊपर रगड़ना नहीं चाहिए। रगड़ने से उसका अनुप्रस्थ काट परिवर्तित हो जाता है। पांचवा बिंदु अपन लेते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि विभवमापी तार में लंबे समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि लंबे समय तक यदि धारा प्रवाहित करेंगी तो तार गर्म हो जाएगा, और तार गर्म होने से उसके प्रतिरोध का मान परिवर्तित होगा, और प्रतिरोध का मान परिवर्तित होगा तो ये विभव प्रवणता का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। अब अपन लेके चलते हैं विभवमापी का मानकीकरण। पिछले टॉपिक में अपन ने देखा था कि विभवमापी की जो विभव प्रवणता है वो प्राथमिक परिपथ में जुड़े हुए सेल के आंतरिक प्रतिरोध, धारा नियंत्रक की प्रतिरोध, इस तार के प्रतिरोध, अन्य जो भी प्रतिरोध इसके साथ में जुड़े होते हैं उन सब के ऊपर ये निर्भर करता है। अब यदि इन प्रतिरोधों के मान अपन देखें तो ये मान अपने को ज्ञात नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अपन विभव प्रवणता का शुद्धता से मापन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए अपन एक नई विधि का उपयोग करते हैं। उस नई विधि का उपयोग अपन यथार्थ रूप से विभवमापी की प्रवणता ज्ञात करने के लिए करते हैं, और उसे ही अपन क्या कहते हैं, विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। अर्थात विभवमापी की विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपन विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। विभवमापी का मानकीकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं कि प्राथमिक परिपथ तो वैसा का वैसा ही रखते हैं, द्वितीयक परिपथ में जो सेल अपन जोड़ते हैं उस सेल में एक मानक सेल को अपन जोड़ देते हैं जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात होता है और लंबे समय तक नियत बना रहता है।
यहाँ अपने पास एक नाम आया है मानक सेल। ये मानक सेल क्या होता है? मानक सेल उस सेल को कहते हैं जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत बना रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं? मानक सेल कहते हैं। मानक सेल के रूप में अपन दो प्रकार के सेल काम में लेके चलते हैं। एक तो लेते हैं कैडमियम सेल और एक लेते हैं अपन डेनियल सेल। इन दोनों ही सेलों का विद्युत वाहक बल 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगभग 1.0186 वोल्ट तथा 1.08 वोल्ट होता है। यानी कैडमियम सेल का तो विद्युत वाहक बल होता है 1.0186 वोल्ट और डेनियल सेल का कितना होता है? 1.08 वोल्ट होता है। तो ये जो मान है वो लंबे समय तक नियत बने रहते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि इनका विद्युत वाहक बल क्या होता है? ज्ञात विद्युत वाहक बल होता है। इसलिए इनको अपन मानक सेल के रूप में उपयोग में लेते हैं। मानक सेल से विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए अपन इस सेल के साथ में जुड़े इस जॉकी को बिंदु ए व बी के मध्य किसी बिंदु सी पर स्पर्श करवाते हैं तथा इसके लिए एक संतुलित लंबाई L0 ज्ञात करते हैं। संतुलित लंबाई अपने को उस स्थिति में प्राप्त होती है जब गैलोमीटर में विक्षेप कितना होता है? 0 होता है। यानी अविक्षेप की स्थिति में यहाँ संतुलित लंबाई L0 ज्ञात कर लेते हैं। इसकी संतुलित लंबाई क्या मान रहे हैं अपन? L0 मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस संतुलित लंबाई पर जो विभवांतर होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल ES के तुल्य होगा। तो अपन ये लिखेंगे ES इज इक्वल टू x L0। यहाँ से अपन विभव प्रवणता x का मान ज्ञात करें तो x इक्वल टू क्या हो गया? ES अपॉन L0। क्योंकि यहाँ पर अपन ES का मान क्या कह रहे हैं? नियत है, वो डेनियल सेल या कैडमियम सेल के लिए होगा। L0 का मान यहाँ संतुलित लंबाई अपन ज्ञात करते हैं, वो भी अपने पास ज्ञात है। ये दोनों ही मान ज्ञात है तो यहाँ से विभव प्रवणता का मान अपने को यथार्थ रूप से प्राप्त हो जाता है। अब अपने को एक मुख्य बिंदु पर ध्यान देना है कि यहाँ यदि अपन द्वितीयक के परिपथ में मानक सेल के लिए एक निश्चित मान यहाँ निर्धारित कर देते हैं विभव प्रवणता का, तो उस स्थिति के बाद में प्राथमिक परिपथ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अपने को नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा परिवर्तन करेंगे तो यहाँ ये जो विभव प्रवणता है इसका मान परिवर्तित हो जाएगा। अब हम लेते हैं विभवमापी की सुग्राह्यता। विभवमापी की सुग्राह्यता से क्या मतलब है? सुग्राह्यता का मतलब है कि अपन विभवमापी से क्या मापते हैं? विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मापन करते हैं। यदि अल्प मात्रा में अपन विद्युत वाहक बल या विभवांतर ले लें और उसका मापन यदि अपन यथार्थता से ज्ञात कर लें तो जितनी यथार्थता से ज्ञात करेंगे उसको अपन क्या कहते हैं? उसकी सुग्राह्यता कहते हैं। अब ये जो सुग्राह्यता है ये निर्भर किस पर करती है? ये निर्भर करती है इस विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर कितना विभव पतन है, या कह दें कि इसकी विभव प्रवणता कितनी है। तो विभव प्रवणता अक्ष पर ये निर्भर करता है। अब हम कह रहे हैं कि सुग्राह्यता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। यदि इस विभव प्रवणता का मान कम होगा तो सुग्राह्यता क्या होगी? अधिक होगी। यानी विभव प्रवणता जितनी कम होगी सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी। विभव प्रवणता के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं और संतुलित लंबाई ज्ञात करके अपन ये लिखते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन L। अब यहाँ इस विभव प्रवणता x को कम करने के दो तरीके हैं अपने पास हैं। एक तो ये है कि प्राथमिक परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान क्या कर दो? कम कर दो। दूसरा तरीका है कि इस लंबाई L का मान बढ़ा दो। या यदि प्रारंभिक स्थिति के लिए लिखें तो x इक्वल टू अपन लिखते हैं EP अपॉन L। यानी विभवमापी तार की लंबाई L का मान बढ़ा दें तो फिर विभव प्रवणता का मान कम हो जाएगा, और विभव प्रवणता का मान कम होगा तो सुग्राह्यता का मान अधिक हो जाएगा। एक स्थिति अपन कह रहे थे कि धारा का मान कम कर दें। यदि धारा का मान कम कर देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ विभवमापी तार के ऊपर जो विभवांतर है उसका मान भी कम हो जाएगा, जिससे अपन यथार्थ मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? अपने को L का मान बढ़ाना होगा, यानी इस विभवमापी तार की लंबाई बढ़ानी होगी। इसलिए अपन कहते हैं कि विभवमापी तार की लंबाई अपन 10 मीटर लेते हैं, जबकि मीटर सेतु के अंदर जो तार लेते हैं वो केवल 1 मीटर का लेते हैं। तो यहाँ 10 मीटर की जरूरत क्यों होगी? वो इसीलिए होगी क्योंकि अपन इसकी सुग्राह्यता बढ़ाना चाहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण लेके चलते हैं, जिसमें पहला उदाहरण ये कह रहा है कि एक विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में जो सेल जुड़ा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट है
उसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। इस परिपथ के अंदर जो धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है उसकी रेंज है वो 20 ओम की है। ये जो विभवमापी है, इस विभवमापी तार की लंबाई 10 मीटर है और इसका प्रतिरोध 20 ओम है। तो अपने को कह रहे हैं कि इस विभवमापी तार के ऊपर जो विभव प्रवणता है उसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान कितना होगा ये ज्ञात कीजिए। विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास ये सूत्र होता है, जब अपन धारा नियंत्रक और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को लेके चलते हैं तो ये सूत्र अपन ने ज्ञात किया था। यहां अपन एक तो अधिकतम मान ज्ञात करेंगे, एक न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे, तो वो निर्भर करेगा धारा नियंत्रक पर, क्योंकि धारा नियंत्रक का मान 0 से लेकर के 20 तक कुछ भी हो सकता है। वो अपन उसके ऊपर जहां व्यवस्थित करेंगे उसी प्रकार से होगा। एक अपन स्थिति ले सकते हैं धारा नियंत्रक पर 0 प्रतिरोध और एक ले सकते हैं 20 ओम का प्रतिरोध। तो इन दोनों स्थितियों में एक मान तो अधिकतम होगा और एक न्यूनतम होगा। तो यहाँ अपन देखें RDS का मान है ये अपने पास बटा में है, इसलिए यहाँ जब मान अधिक होगा तो ये प्रवणता का मान न्यूनतम हो जाएगा और ये मान न्यूनतम होगा तो ये मान अधिकतम हो जाएगा। तो एक तो मैक्सिमम मान ज्ञात करना है और एक मिनिमम मान ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति के लिए अपन कहें कि जब अधिकतम मान अपन ज्ञात कर रहे हैं, अधिकतम मान के लिए RDS का मान क्या होगा? न्यूनतम, और कितना होगा? 0 ओम होगा। तो ये मान अपन रखेंगे तो अक्ष मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? EP अपॉन R प्लस में RDS की जगह कितना आ जाएगा? 0 प्लस में R इंटू में R अपॉन L। अब यहाँ सारे मान रख देते हैं और इसको सरल कर लेते हैं। तो रखें मान, EP का मान दे रखा है 2.2 बटा में R का मान कितना है? 20 प्लस में ये 0, इसका मान कितना? आंतरिक प्रतिरोध का मान 1 ओम है, इंटू में R का मान 20 बटा L का मान 10। तो ये तो 20 से 10 काट देते हैं, ये आ गया 2.2 बटा में 20 और 1 21, यानी अक्ष का मैक्सिमम मान अपने पास आ गया 2.2 गुणा 2 बटा 21, यानी 2.2 को 2 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 4.4 बटा में 21, या अक्ष मैक्सिमम इज इक्वल टू 4.4 में 21 का भाग दे दिया तो ये मान आएगा 0.21 वोल्ट प्रति मीटर। अब विभव प्रवणता के न्यूनतम मान के लिए अपन लेके चलें तो अपन लिखेंगे न्यूनतम मान के लिए RDS इज इक्वल टू कितना होगा? 20 ओम होगा, यानी इस RDS का मान 20 ओम लिखेंगे तो अक्ष मिनिमम इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मान रख दो EP का, तो EP का मान तो हो गया 2.2 बटा में R का मान 20 प्लस में RDS का मान 20 और प्लस में R का मान 1 इंटू में 20 बटा 10। ये 20 बटा 10 तो इस प्रकार से कट जाएंगे और यहाँ से अपन देखें अक्ष मिनिमम इज इक्वल टू, ये मान हो गया 2.2 गुणा 2 बटा में 20 और 20 40 और 1 41, या फिर अक्ष का मिनिमम आप मान देखें तो ये हो गया 4.4 बटा 41 और 4.4 में अपन 41 का भाग देंगे तो अक्ष मिनिमम मान अपने को प्राप्त होगा 0.11 वोल्ट प्रति मीटर। अब अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें ये कह रहा है कि एक विभवमापी के परिपथ में, प्राथमिक जो परिपथ लिया अपन ने, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान 0.2 एम्पियर है। यदि यहाँ ये जो तार लेके चल रहे हैं इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का मान 40 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर है तथा इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.8 गुणा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। तो इस विभव प्रवणता का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए अपने पास सूत्र है x इक्वल टू आई रो अपॉन ए। यहाँ ये सारे मान अपने को दे रखे हैं, इसको रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू आई का मान है 0.2 गुणा रो का मान दे रखा है 40 गुणा 10⁻⁻8 बटा ए का मान दे रखा है 0.8 गुणा 10⁻⁻6। या सरल करते हैं तो अब ये करते हैं कि 0.2 को तो 4 से गुणा कर देते हैं, तो 0.2 को 4 से गुणा किया तो आगे 0.8
गुणा, अब ये 4 गुणा 10 अपन ने किया था, तो ये 10 है, इसको इसके साथ में गुणा कर देंगे तो 10 की घात माइनस के 7 बचेंगी, क्योंकि 10 की घात माइनस 8 है, उसमें एक ये जुड़ जाएगी तो माइनस की 7 होगी। अब ये 10 की घात माइनस के 6 है, ये ऊपर जाएंगी तो गुणा 10 की घात प्लस की 6 होगी और बटा के अंदर 0.8 हो गया। अब ये 0.8 से 0.8 कट जाएगा और अपने पास मान बचेगा 10 की घात माइनस 7 गुणा 10 की घात प्लस की 6, यानी आक्सी इज इक्वल टू आ गया 10 की घात माइनस की 1 वोल्ट प्रति मीटर, या फिर इसको लिख सकते हो आप 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये प्रमाणता अपने पास प्राप्त होगी। अब इसके पश्चात अपन विभवमापी के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे और वो अनुप्रयोग हैं सारे के सारे अपने पास प्रैक्टिकल में होते हैं।